नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्यायपालिका टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी जीआई सीट, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्ज़ामों में। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय एम हिदायतुल्लाह थे, पीएन भगवती थे, एमएन अहमदी थे या एएस आनंद थे। तो देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं इस प्रश्न के। इसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है। तो जनहित याचिका की माता के नाम से किसको जाना जाता है? तो कपिला हिंगोरानी को। उल्लेखनीय है कि जिस समय पीएन भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। तो जो ऑप्शंस में दिया है मुख्य न्यायाधीश तो वो सर्वोच्च न्यायालय के थे। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने के समय वाईवी चंद्रचूड़ जो 22 फरवरी से 1978 से 11 जुलाई 1985 तक थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्प में से कोई सही नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चुनिए। तो निम्न में से चुनना है कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए आवश्यकता है। तो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन, और ऑप्शन डी में है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें न्यायपालिका की कुशलता के लिए जो पहली आवश्यकता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन डी सही है। न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दलीय राजनीति के कारण कार्यपालिका एवं विधायिका की निष्पक्ष संदेहास्पद है। इसी स्थितियों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। तो भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है जिस पर इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर या ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो देखिए भारतीय न्याय प्रणाली जो आधारित है वो है अमेरिका की प्रणाली पर। भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिका न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। नेक्स्ट है न्याय पंचायत कार्य करती है। तो न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। तो न्याय पंचायत कार्य करती है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। ऑप्शन डी सही है। कुछ गांवों की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत के संगठन संबंधी नियम राज्यों में पृथक पृथक हैं। यह कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में ही कार्य करती है।
साधारणतया संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायत का चुनाव करती हैं। ना भैया, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे कि न्याय पंचायतें ग्रामीणों के लघु सिविल तथा क्रिमिनल विवादों को सुनती है तथा निर्णय देती है। निर्णय में वह एक निश्चित धनराशि तक जुर्माना भी कर सकती है, लेकिन कारावास का दंड नहीं दे सकती। आगे देखेंगे कि ग्रामीणों के छोटे छोटे पारस्परिक विवादों को स्थानीय स्तर पर बिना किसी व्यय तथा परेशानी के हल करना ही न्याय पंचायतों का उद्देश्य है। अगला है कि न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध साधारणतया अपील नहीं होती, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष मामलों में मुंसिफ अथवा निम्न अदालतों में न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है तथा उपयुक्त अदालतों को उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान का एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो यह निश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा सकता है। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी निश्चित करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो यह विधायिका को माना जाता है, मंत्रिमंडल को माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है या प्रेस को माना जाता है? ऑप्शन से विधायिका को, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, ऑप्शन डी में है प्रेस। तो संघीय व्यवस्था में जिस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है वो है न्यायपालिका। ऑप्शन सी सही है। न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के लिए 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु जो है वो 65 वर्ष है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिला जज का न्यायालय है। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय सेशन जज का न्यायालय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति के समान विशेषता नहीं है? तो वो है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व। ऑप्शन सी है न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। ऑप्शन डी है लिखित संविधान। तो वो है न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। भारत में इकहरी न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों की पृथक पृथक न्यायपालिकाएं हैं, अर्थात दोहरी न्यायपालिका है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका पृथक है। उसका संगठन एवं क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1789 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा वर्ष 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण
की दृढ़ आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? तो वो है अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में या भारत में? तो वो है इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी एवं फौजदारी अपीलीय न्यायालय है, अतः वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करते हैं। लॉर्ड सभा के केवल अपीलीय लॉर्ड या विधि लॉर्ड ही उसके न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश में एक रूप न्यायालय व्यवस्था का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो किस रूप में भिन्न है? संविधान के संरक्षण की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधिकारी की भूमिका में, अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो किस रूप में भिन्न है? तो वो है सलाहकार की भूमिका में। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से सलाहकार की भूमिका के रूप में भिन्न है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्यों पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो ये विचार हैं जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर अंबेडकर के, के.टी. शाह के या दामोदर स्वरूप सेठ के। तो यह विचार हैं जवाहरलाल नेहरू के कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। उपर्युक्त विचार जो है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में एक कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि संसार के किसी भी न्यायालय को इतने अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है, ये अय्यर का कहना है, जितने कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, बी. ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। और एक कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर है। M.V. पायली का विचार है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? तो न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां के संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस ऐतिहासिक वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप अमेरिका की कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के संविधान सम्मत न होने पर वहां के उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि अमेरिका से प्रेरित होकर भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग
भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अपने अनेक निर्णय से उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का विस्तार किया। केशवानंद भारती के बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार अगर संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि या संवैधानिक संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन से ग्रहण किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है, आयरलैंड से ग्रहण किया है या फ्रांस से ग्रहण किया है? तो परिभाषा में अभी हमने पढ़ा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, छात्र ऑप्शन के अनुसार से यूएसए के संविधान से। न्यायिक समीक्षा का अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? तो वह ली गई है यूएसएसआर के संविधान से, यूके के संविधान से, यूएसए के संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो वह ली गई है यूएसए के संविधान से। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, तो नहीं है किसमें? यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? तो वह इंग्लैंड में नहीं है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ऑप्शन सी सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों और अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है यूएसए में वहाँ के उच्चतम न्यायालय को वहाँ की विधायिका कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को संविधान के उल्लंघन करने की दशा में अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यूएसए से प्रेरित होकर भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद द्वारा वहाँ की विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर वहाँ के राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व उनके संविधान सम्मत होने की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्रिटेन का, चीन का या भारत का? तो विधि की उचित प्रक्रिया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय की आवश्यक लक्षण है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, अर्थात यदि यह कानून प्रकृति न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तक घोषित कर सकती है जब विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के वह बाहर हो। भारतीय न्यायपालिका किसी विधि को अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। और यह है लास्ट। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।